केंद्र की एनडीए सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और अगर इन 3 सालों में हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो एक उत्साहजनक आंकड़े सामने आते हैं। अगर इसमें हम बात करें विदेशी पर्यटकों की बढ़ती तादाद की या फिर बढ़ते स्वच्छता के पैमाने की या फिर हमारे भारतीय के ऐतिहासिक धरोहरों की काया पलट की या फिर कह सकते हैं कि पर्यटन क्षेत्र के हमारे देश के जीडीपी में योगदान की, काफी उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं और काफी तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। लेकिन हकीकत में जमीन पर क्या कुछ है वास्तविकताएं और क्या कुछ है चुनौतियां, इन तमाम सवालों पर आज जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत दूरदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि 3 साल में आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देश बड़ा है, उद्देश्य भी बड़ा है, लक्ष्य भी बड़ा है और जनादेश भी बड़ा है। देश के नहीं विश्व के लोगों की अपेक्षाएं आज हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की तरफ हैं और उन्होंने पर्यटन को हमेशा, संस्कृति को हमेशा एक नए सिरे से परिभाषित किया है और पर्यटन की दृष्टि से भारत के पास वह सब कुछ है जो विश्व के अधिकांश देशों के पास नहीं है। चाहे वो लाल किले की प्राचीर रही हो या मेडिसिन स्क्वायर रहा हो या ऑस्ट्रेलिया का जश्न रहा हो, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन को विदेशी मुद्रा अर्जन का एक साधन, युवाओं के लिए रोजगार उन्नयन का एक साधन और महिलाओं के सशक्तिकरण का एक साधन माना है और है भी। लेकिन अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। 70 साल की आज़ादी में पर्यटन को इतना महत्व कभी नहीं दिया गया। मुझे खुशी है हमें एक ऐसा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है कि भारत की छवि एक पर्यटक देश के रूप में विश्व की नज़रों में बढ़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के पर्यटन, हम 2013 में 65वें स्थान पर थे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में। 2015 में हम 52वें स्थान पर आए और आज हम 40वें स्थान पर हैं। 3 साल में 25 पॉइंट का जंप, देश विश्व के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। इस बार अमेरिका 4 पॉइंट नीचे गया है, स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे गया है, चाइना 4 पॉइंट ऊपर गया है, जापान 2 पॉइंट ऊपर गया है। भारत 12 पॉइंट का जंप लेकर 25 स्थानों का सकारात्मक एक पॉजिटिव जंप। मैं समझता हूँ जिस छात्र का या जिस मंत्री का या जिस मंत्रालय का, जिस सरकार का, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी आ गया हो, और वो रिपोर्ट कार्ड किसी हमने नहीं दिया, वो रिपोर्ट कार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड ने जारी किया है। विश्व के 136 देशों की श्रृंखला में हम 65वें स्थान से 40वें स्थान पर आए हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड में अगर आप पूछें तो हमारा रिपोर्ट कार्ड देश और विश्व के सामने है। विश्व के लोगों ने हमारी पर्यटन की ताकत को, हमारा जो प्रोग्राम है इनक्रेडिबल इंडिया, रिविजिट इंडिया, मस्ट विजिट डेस्टिनेशन के बारे में भारत को हमने माना है। मैं समझता हूँ और रिच हेरिटेज के नाम पे मॉन्यूमेंट्स, 3686 मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो गवर्नमेंट करता है, 116 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें हमारी सरकार ने आने के बाद ई टिकटिंग शुरू करी है। उनकी सफाई का, उनकी सुरक्षा का विशेष आयोजन बनाते हुए, देखिए पर्यटन की दृष्टि से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: स्वच्छता, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और मेजबानी। सुरक्षा को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना देश को स्वच्छ करने का उससे जोड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे खुशी है बताते हुए कि आज भारत 15 पॉइंट अप आया है। हालांकि अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत को सुरक्षित पर्यटन की दृष्टि से भी 15 पॉइंट ऊपर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वाराणसी से कोलंबो सीधी फ्लाइट होगी, कोलंबो से सीधे वाराणसी सीधे फ्लाइट होगी। और ऐसे में यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे संपर्क की। जो तमाम आपने जो बिंदुओं गिनाए उसमें एक संपर्क भी बहुत महत्वपूर्ण एक है कि किस तरह से संपर्क के तहत किया जाए, ज़्यादा छोटे शहरों को भी छोड़ा जाए जिससे कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा हो सके। और इसमें विमान नीति की भी बात की जा रही थी, उसको लेकर क्या कुछ लगता है कि आपको उसमें कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? कि वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है। देश और विश्व के कोने कोने में बसे लोगों का
जीवन में एक इच्छा होती है कि मैं वाराणसी जाऊं, माँ गंगा का स्पर्श करूं, कि हम लोगों ने पहली बार 16 साल के बाद एक राष्ट्रीय विमानन नीति जारी की थी। आज देश के अंदर मात्र 76 हवाई अड्डे हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, और उसमें से अभी इतने हवाई अड्डे और बचे हुए हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 150 से और ज़्यादा है, जिनको हम किसी न किसी तरह से हवाई पट्टियां बेकार पड़ी हैं। हमारी सरकार ने अगर हम छोटे से टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को भी हम संपर्क माध्यम से जोड़ें, इस देश का गरीब, इस देश का किसान, मैं भी एक ऐसे छोटे गांव से आता हूं, जब मेरे गांव के ऊपर से हवाई जहाज उड़ता था तो मैं भी सपने देखता था कि उस गांव में बिजली अभी तक भी पूरी तरह से नहीं आई है, कि क्या मुझे जीवन में हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। आज हमने उस सुविधा को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, दीनदयाल जी का सपना है अंत्योदय का, आज उस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के 100 वर्ष मनाने का संकल्प लिया, जो आगामी 25 सितंबर 2017 को समाप्त होगा, जिसमें देश का आम आदमी भी भारत की उन सुख सुविधाओं का उपयोग कर सके। 1 घंटे का फ्लाइंग टाइम मात्र 2500 रुपये, यानी आधा घंटे का अगर 250 किलोमीटर अगर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है तो 2500, और 1200 किलोमीटर जाना है तो मात्र 500 रुपये में आप हवाई यात्रा कर पाएंगे। कितना बड़ा सपना देखा है। मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री छोटे कामों को बड़ी चीज़ के रूप में बनाते हैं और पेश करते हैं, और उन्हें पूरा भी करते हैं। सिर्फ ये सपना नहीं दिखाया, कुछ शहरों के अंदर ये योजना लागू हो चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा जो टारगेट था 50 हवाई अड्डों को कम कीमत पर लो बजटिंग एयरपोर्ट्स बनाकर ऐसी एयरलाइंस के छोटे एरोप्लेन्स के माध्यम से हम कनेक्टिविटी देंगे, और उससे पर्यटन भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। एक और महत्वाकांक्षी योजना है आपकी 2, जो है स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना। सबसे पहले अगर स्वदेश दर्शन योजना की बात करें, करोड़ों का इसके लिए आवंटन किया गया है, और 18 महीने की अभी फिलहाल डेडलाइन भी है कि 18 महीने में सारी योजनाओं को पूरा करना है। सर्किट्स, तमाम सर्किट्स को डेवलप किया जा रहा है। इसमें 2 नए सर्किट्स भी आपने ऐड किए हैं, सूफी सर्किट हो गया, जैन सर्किट हो गया। उसको लेकर क्या कुछ कहानियाँ आगे बढ़ रही है, और राज्यों का कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको? देखिए, पर्यटन राज्य का विषय है, लेकिन हम इसे राज्य और केंद्र सरकार में नहीं बांट सकते। सबको मिलकर विश्व देश के पर्यटन को आगे ले जाना है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारों से सहयोग लेती है, उन्हें धनराशि जारी करती है, और इस बार हम लोगों ने एक विशेष योजना बनाई थीम बेस्ड टूरिज्म की। पहले हम लोग अलग अलग काम करते थे, वहाँ सड़क बना दी, वहाँ होटल बना दिया, वहाँ कुछ और बगीचा बना दिया। अब हम लोगों ने थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स शुरू किए हैं। 4,823 करोड़ रुपए के 56 प्रोजेक्ट पूरे देश भर के हमारे जो प्रदेश हैं और यूटीज के जारी किए हैं, और जिन पर काम शुरू, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिन पर काम शुरू ना हो गया। पहली किश्त धनराशि की जारी की जा चुकी है, एजेंसियों को काम दिया जा चुका है, और उन्हें समय सीमा दे दी गई है कि आप 18 महीने, जितना भी समय जिस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत था, उस समय सीमा में आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और धरातल पर आ गए ये काम, ये कागजी कार्रवाई खाली नहीं है, धरातल पर उतर आए हैं ये सभी काम। प्रसाद योजना हमारी ये धार्मिक शहरों को, खास तौर पर हम लोगों ने 25 शहरों को 428 करोड़ रुपए के माध्यम से धार्मिक शहरों के विकास के लिए एक योजना बनाई है प्रसाद के रूप में, और उस योजना को भी फलीभूत होते हम देख रहे हैं। और भी हम लोग देश के करीबन 10-12 ऐसे शहर जो मोस्ट विजिटेड शहर हैं, चाहे वो धार्मिक या अन्य दृष्टि से, जैसे उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, वाराणसी है, गोरखपुर है, आगरा है, कुरुक्षेत्र है। इस तरह से इन क्षेत्रों को हम लेकर इनके सर्वांगीण विकास के, पर्यटन की विकास की बात हम कर रहे हैं। 2 सर्किट है जिस पे मेरा सवाल थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट होगा, वो है रामायण सर्किट और कृष्ण सर्किट। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं इन दोनों सर्किट्स को लेकर। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
अरे झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खास बातचीत इस वक्त पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी से। अभी हाल ही आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और रामायण म्यूजियम को लेकर, संग्रहालय को लेकर भी दौरा हुआ, काफ़ी चर्चाएं हुई और लगातार ये भी सवाल उठ रहे थे किसी एजेंडे के तहत इन दोनों सर्किट्स का विकास किया जा रहा है। इससे कितना सहमत हैं आप? जिस देश की कण कण के अंदर भगवान राम बसते हों, पत्ते पत्ते में भगवान कृष्ण का वास हो, जिस देश की आत्मा में भगवान महावीर और बुद्ध की वाणी हो, और जिस देश के संगीत में निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का संगीत हो, उस देश को किसी भी रूप से बांटने का इजाज़त किसी को भी नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम इस भाव को लेकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को लेकर हम सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो रामायण सर्किट हो, कृष्णा हो, बुद्धिज्म हो, सूफिज्म हो, सबके विकास, सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर हमने ये पर्यटन सर्किट जारी किए हैं। संकीर्ण दृष्टि और मानसिकता वाले लोगों को हो सकता है इसके अंदर कुछ और नज़र आता हो, तो मैं कहूँगा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेने देखा ही वैसी। तो वो लोग हैं, वो अपना का देखते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा सोच है कि देश को सर्वांगीण विकास की तरफ ले चले और पर्यटन हमारा स्तंभ बने, ये हमारा सपना है। पर क्या कुछ विकास हुआ है जो हम रामायण म्यूजियम की बात कर रहे हैं? देखिए, इस चुनाव से पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर 600 करोड़ रुपए की योजनाएं जारी की थी, जिसमें से 154 करोड़ रुपए अयोध्या के लिए, रामायण म्यूजियम के लिए, क्योंकि दूसरा विषय कोर्ट में विचाराधीन है, तो रामायण म्यूजियम के लिए और अयोध्या के और विकास के लिए हम लोगों ने शुरू किया था। एक ज़मीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर ली थी। उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। चुनाव गुजर गए, हमारी सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है कि पूरी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए, और उस रामायण म्यूजियम, भव्य म्यूजियम जिसमें भगवान राम की पूरी कथा, रामायण की पूरी कथा, जो एक आदर्श हमारा ग्रंथ है, उसकी पूरी कथा आज की युवा पीढ़ी को, आने वाले पर्यटकों को, देशी विदेशी पर्यटकों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, लेज़र शोज़ के साथ, वर्चुअल म्यूज़ियम के माध्यम से वहाँ मिलेगी और ये सपना बहुत जल्द ही साकार होगा। प्रधानमंत्री का खास जोर इस पर भी है कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के सौंदर्य को, वहाँ को पर्यटकों तक पहुँचाया जाए, वहाँ का जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म है, किस तरह से उसको लेकर आपके मंत्रालय की ओर से कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। सर्किट्स भी हैं, ट्राइबल सर्किट है, पूर्वोत्तर सर्किट है, लेकिन फिर भी कुछ खास योजना है, कुछ एजेंडा है पूर्वोत्तर भारत को लेकर? देखिए, नॉर्थ ईस्ट हमारा बैरियर एरिया है टूरिज्म की दृष्टि से, अनएक्सप्लोर्ड, नॉट फुल्ली एक्सप्लोर्ड। ये बात दिक्कत है, वहाँ की कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन आप समझिए कि डोनर नाम से एक मंत्रालय अलग से बनाना, अपने सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री का आदेश कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाएं और एक रात 2 रात वहाँ रुकें, खाली ये नहीं फ्लाइंग विजिट में सवेरे गए और 2 घंटे बाद वापस, और वहाँ के पर्यटन को, वहाँ के विकास को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ें। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। विभिन्न सुविधाएं हम लोगों ने, पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे नियम बाकी देश के हिस्से के लिए अलग है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए रिलैक्सेशन है, और जैसे वहाँ का भी विकास भी होगा, वहाँ का पर्यटन भी आगे बढ़ेगा, तो सारी व्यवस्थाएं
विदेशी पर्यटकों की बात करते हैं। वीजा ऑन अराइवल की योजना की शुरुआत हुई, आपको लगता है किस तरह से पर्यटक, कितनी तादाद में जो विदेशी पर्यटक है वो इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं, और क्या आपको बढ़ोतरी दिखी विदेशी पर्यटकों की तादाद में? आपने विदेशी भाषाओं में उनके लिए हेल्पलाइंस की शुरुआत की है, काफी कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ फायदा आपको मिला इस सबका? 70 साल की आजादी में 161 देशों को वीजा जारी करना मात्र साल भर में 29 नवंबर को इसका शुरुआत हुई, और आज 161 देशों को ई वीज़ा फैसिलिटी देना 46% प्रगति हुई है हमारे इसमें। पर्यटन की दृष्टि से अमेरिका, यूके जैसे देशों ने इसका सबसे अधिक उपयोग किया है, जो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा कि किसी सरकार की इच्छा शक्ति ये बताती है कि देश के लगभग 190 देश हैं छोटे बड़े मिला के, उसमें से 161 देशों को आज हम लोगों ने ई वीज़ा फैसिलिटी जारी कर दी है। कितनी बड़ी सुविधा हम लोगों ने पर्यटन, और कितना महत्व हम पर्यटन को हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, ये उनकी सोच को बताता है। किस तरह से तमाम तरह की तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, काफ़ी सारी ऐप्स को लॉन्च किया गया है, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है, उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती कि किस तरह से आप ऐप डाउनलोड करें। वो ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट स्टिल लोगों को नहीं पता है, टूरिस्टों को नहीं पता है कि कौन सी ऐप है, कैसे डाउनलोड करेंगे। उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा फ्रेंडली बनाने की कोशिश किस तरह से कर सकते हैं दोनों पर्यटकों के लिए, पर घरेलू भी और विदेशी भी? देखिए, भारत सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी। आप किसी देश में चले जाएं, आपको उनकी भाषा या ज़्यादा से ज़्यादा एक और भाषा अंग्रेजी में आपको बात करने वाले लोग मिल जाएंगे। भारत के अंदर पहली बार 12 विदेशी भाषाओं के साथ, यानी आप रशियन टूरिस्ट हैं, आप जापानीज टूरिस्ट हैं, आप स्पेनिश टूरिस्ट हैं, कहीं दिक्कत में हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, आप 1363 डायल कीजिए, शॉर्ट कोड है 1800111363, आप डायल कीजिए। आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप कहीं गलत फंस गए हैं, पुलिस स्टेशन से मदद चाहते हैं, आपको उस भाषा में जवाब मिलेगा। ये पहली देश की सबसे बड़ी सुविधा, विश्व की सुविधा भारत ने शुरुआत की है। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग कंसर्न हैं। टूरिस्ट पुलिस की भी स्थापना की गई है, कुछ राज्यों ने अपने यहाँ की गई है, वो लोग भी इस विषय पर काम कर रहे हैं। और सूचना के माध्यम से मैं समझता हूँ कभी कभी लोग मोबाइल ऐप्स और इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये एक सुविधा 1363 जिससे आप मोबाइल ऐप को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अब तो हम इसमें एक कदम और आगे बढ़ गए। हमारे 116 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में जानने के लिए पहले आपको एक इंटरप्रिटेशन सेंटर से जाना होगा, जिसमें 3 से 4 मिनट के अंदर उस मॉन्यूमेंट के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा कि मॉन्यूमेंट क्या है, क्या इसके महत्व है। ये जाएगा, उनको हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हें मेंटेन करती है। अब तो QR कोडेड माध्यम हम लोगों ने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि सिंपल आप अपने मोबाइल फोन के साथ आपका QR कोड, सिंपल जिस मॉन्यूमेंट को आप देखना चाहते हैं, आप वहाँ एक स्टिकर लगाओ, उस स्टिकर के सामने आप फ़ोन रखें, QR कोड के माध्यम से उसकी सारी जानकारी आपके फ़ोन में आ जाएगी। आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, इस मॉन्यूमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका टूरिस्ट गाइड आपकी जेब में, किस जगह जाएं टूरिस्ट गाइड की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसके माध्यम से मिल जाएगी। टूरिस्ट गाइड हो सकता है कुछ गलत बताए, सही बताए, कभी कोई संभावना हो सकती है, लेकिन ये आपको बिल्कुल सही सूचना देगा। और ये हमने अपने सारे 116 मॉन्यूमेंट्स पर ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। म्यूजियम्स में भी हम ये सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। नेशनल म्यूजियम में हमारे यहाँ इस पर भी ये सुविधा जारी करा चुके हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी हाईटेक होता जा रहा है हमारा मंत्रालय। इसी के साथ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है हमारा ये मंत्रालय। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। GST सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। GST एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। GST बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। GST एक गेम चेंजिंग पहल। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी से। आपने स्वच्छता केंद्र, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने की बात कही है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे कि देश को साफ करना है, टॉयलेट बनाने हैं, कुछ लोग हंसे भी थे, कुछ लोग क्या प्रधानमंत्री राष्ट्र के
लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता और टॉयलेट की बात कर रहा है। कितना बड़ा सपना था जो गांधी जी ने देखा था। सत्याग्रह के माध्यम से उस वक्त उन्होंने सफाई की, लेकिन वो उसको अंजाम नहीं दे पाए पूरा। आज उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वच्छता के आंदोलन से जोड़ा है। आप समझिए कि इस स्वच्छता को, और खासतौर पर पर्यटन में तो स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है, उस आंदोलन के रूप में हम लेकर, और अभी अभी गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की ओर। क्या ये आज़ादी तो मिली उस सत्याग्रह से, अब हम देश को गंदगी से भी आज़ादी दिलाएंगे स्वच्छता के माध्यम से। मॉन्यूमेंट्स की आपने बात की, आपने साफ सफाई की बात करी, तो ताजमहल को लेकर भी लगातार चिंताएं आती रहती हैं। किस तरह से ताजमहल को संरक्षित किया जाए, और वहाँ पर अब वाईफाई देने की वहाँ पर वाईफाई दिया जा रहा है, लेकिन बाकी मॉन्यूमेंट्स में कब तक वाईफाई दिया जाएगा। और हाल ही की एक मीडिया रिपोर्ट भी यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, जहाँ पर कुछ महिला पर्यटकों के स्कार्फ हटाने की कुछ एक मुद्दा उठ कर आया था, उसका कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर क्या कुछ बात है? देखिए, ताजमहल हमारे देश का गौरव है। उसको पीला पड़ने की जो विषय आया था, हमने मुल्तानी मिट्टी का लेप कर हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उस पर काम किया है और उसका रूप काफ़ी संवर कर वापस आ गया है। दूसरा विषय था कि महिला कोई टूरिस्टों का स्कार्फ हटाने का, उस विषय में हमने जांच की। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस विषय में चिंतित था। उसमें पाया गया कि उसमें कोई हमारा कर्मचारी, ना तो CISF जिनकी सिक्योरिटी है, ना ASI का कोई कर्मचारी उसमें लिप्त नहीं पाएगा, और ना ही ऐसा किसी के लिए कोई आदेश है कि किसको कौन सा कपड़ा पहुंचे, कौन सा गाउन पहने, कौन सा स्कार्फ पहने। इस तरह की कोई बाध्यता उन मॉन्यूमेंट्स पे नहीं है। कुछ गलतफहमी के कारण, और वो टूर ऑपरेटर का जो एक सहायक था जो उनके साथ पिछले काफ़ी दिनों से घूम रहा था, उसने कहा कि आपको छोड़ना चाहें तो छोड़ जाइए। लोगों ने अपने स्कार्फ उतार के उनको दे दिया। लेकिन भारत सरकार की ओर से किसी भी तरह का ड्रेस पहनकर जाने पर किसी तरह की बाध्यता वहाँ पर नहीं है। एक बड़ी उपलब्धि आपकी रही नेताजी से जुड़ी फाइल्स का डिक्लासिफिकेशन में, इस दिशा में आगे क्या कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, देश का युवा, देश की जनता जानना चाहती थी कि नेताजी देश की प्रेरणा के स्रोत हैं। आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान जितना रहा, भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम नेताजी से जुड़े हुए सभी विषयों को देश की जनता के सामने लाएंगे। और आज जो हमारी पिछली सरकारें थी, उन्होंने इस विषय को काफ़ी लंबे समय तक रोके रखा। भारत सरकार ने अपने वादे के अनुसार उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उस पर जाकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक मुद्दा है जिसका हर भारतीय काफ़ी महसूस करता है दिल से, वो है कि तस्करी के माध्यम से जो भारतीय धरोहर हैं जो बाहर भेज दी जाती हैं, उनको वापस लाने का जो मुद्दा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब US की यात्रा पर गए थे तो कुछ जो कलाकृतियाँ थी वो वापस आई थी और आगे भी दौड़ जा रही है, लेकिन इसमें लेकर आगे भी क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, इसमें दोनों विषय हैं। प्रधानमंत्री जी की एक मार्मिक अपील और उसके बाद कानून का रास्ता, दोनों ने अपना रिजल्ट दिखाया है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ की सरकार ने उनसे कहा हम 3 उनकी एंटीक्विटीज़ मैं उन्हें स्वयं लेकर आया हूँ वहाँ से। लंदन से भी कुछ एंटीक्विटीज़ आई हैं और ये प्रक्रिया जारी है। और भी देश में जहाँ तस्करी के माध्यम से ऐसी गई हैं, उनको हम वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कल्चरल मैपिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कई मंचों पर आप कल्चरल मैपिंग की बात कर चुके हैं कि किस तरह से एक डेटा बैंक होना चाहिए सभी आर्टिस्टों को लेकर। ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि देश बड़ा है। देश के कोने कोने के अंदर जहाँ शायद मीडिया नहीं पहुँच पाता, बहुत सारी सुविधाएं, वहाँ कोई ना कोई आर्टिस्ट, बुनकर, कोई परफॉर्मिंग आर्ट का स्पेशलिस्ट कोने कोने में बसा हुआ है। उनका हमारे पास कोई डेटा आज तक नहीं है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 490 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें 3 वर्षों में हम पूरा करेंगे। देश के कोने कोने में स्थापित किसी भी तरह के आर्ट, कला क्षेत्र से लोग जुड़े हुए लोगों का एक सेंट्रल पोर्टल होगा। उनमें आपस में कंपटीशन के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कल्चरल मैपिंग के माध्यम से पूरे देश का एक आंकड़ा हमारे पास होगा। हमारी बहुत सारी योजनाएं हम देश के कोने कोने में उन आर्टिस्टों के माध्यम से ले जा पाएंगे। ये भारत सरकार की सोच। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी, एकल खिड़की से मंजूरी को लेकर भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। इसमें आपके मंत्रालय की ओर से क्या कुछ आगे काम किया जा रहा है? शूटिंग को लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए, पर्यटन की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे व्यवसायिक गतिविधियाँ हो सकती हैं? फिल्म टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा साधन हमारे यहाँ बनने जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में 23% और 25% की दृष्टि से मेडिकल टूरिज्म बढ़ा है। जहाँ विश्व में प्रगति टूरिज्म की 4.6% है, भारत में अगर हम आर्थिक दृष्टि से माने तो ये 14.6% हुई है। भारत 1,56,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा पर्यटन के माध्यम से प्राप्त करता है। मेडिकल टूरिज्म के लिए हमने मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड बनाया है, और जिसको हमारा प्रयास है कि हम आगामी 21 जून को जो योगा डे आएगा तो
वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से हम इसको नई पहचान देंगे और इस तरह की जो भी और जुड़ी हुई व्यावसायिक गतियाँ हैं, होटल इंडस्ट्री है, उनके लिए भी हम लोग हमारे फाइनेंस मंत्रालय से हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि उनको सुविधाएं दी जाए ताकि पर्यटन का विकास हो। जो हमारा घरेलू टूरिस्ट है वो भी उसको लगता है आसान लगता है विदेश में जाना, बल्कि हमारे भारत में जाना, क्योंकि वहाँ पर सस्ते दामों पर बेहतर होटल्स प्राप्त होते हैं, सुरक्षा की बात होती है, साफ़ सफाई नज़र आती है। या फिर अगर अपने संग्रहालयों की बात करेंगे किस तरह से खस्ता हाल है उनका, उसको लेकर ही अगर हम बात करें एक 1 पॉइंट एजेंडा या फिर पूरा फोकस के तौर पर किस तरह से कोशिश की जा रही है कि अगले कुछ समय में एक अच्छे से उसको बेहतर किया जा सके। देखिए, ये दर्द मेरा और आप दोनों का बराबर है और देशवासियों का भी दर्द है कि हम विश्व का 1% से भी कम पर्यटन देश में ला पाते हैं। मुझे भी कष्ट होता है जब देश का युवा पूरे हिंदुस्तान को उसने नहीं जाना होता और विशेष के देशों को भी भ्रमण करे, लेकिन उससे पहले अंडमान निकोबार की बीचेस आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी विश्व की कोई भी चीज़। लक्षद्वीप उतना ही खूबसूरत है जितना विश्व का कोई भी हिस्सा, लेकिन कई बार हम जैसे फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है। हम इसमें भी प्रयासरत है किसी तरह होटल इंडस्ट्री और ये मिलकर इस पर्यटन को आगे बढ़ाएं। इस दिशा में भारत सरकार आगे प्रगति पथ पर है। सरकारी खजाने में एक बड़ा पैमाने पर विदेशी मुद्रा का योगदान देता है पर्यटन का क्षेत्र। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में जीडीपी का 9.6% योगदान शेयर करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ट्रैवल और टूरिज्म जो रैंकिंग है उसमें भी 40वें पायदान पे 12 पायदान की छलांग लगाई, जिसका हमने जिक्र किया। इसलिए तस्वीर वाकई काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी और की ज़रूरत है और अभी भी एक लंबा सफ़र हमें तय करना है। उम्मीद है कि अगली बार आपसे बात होगी तो और भी बेहतर आंकड़ों के साथ हम सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।